भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2019 में 25 और 26 अक्टूबर को अजरबैजान के बाकू में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी नाम के 19वें समिट में शामिल नहीं हुए थे। इससे पहले वो 2016 में भी वेनेजुएला में नाम के 18वें समिट में शामिल नहीं हुए थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के इन दोनों समिट में भारत की ओर से उपराष्ट्रपति गए थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के समिट में पीएम मोदी के शरीक नहीं होने को निर्णायक कदम के रूप में देखा गया था, क्योंकि भारत नाम का संस्थापक सदस्य रहा है। 1961 में नाम समिट शुरू होने के बाद से भारत के सभी प्रधानमंत्री इसमें शरीक हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार के मुखिया हैं और उन्होंने नाम में शामिल होने की परंपरा तोड़ी थी। नरेंद्र मोदी के नाम समिट में नहीं जाने को भारत की विदेश नीति में नेहरू युगीन विरासत को बदलने के तौर पर भी देखा गया। एक बार फिर से तीसरी दुनिया के देशों पर दबाव है कि वो रूस के साथ रहें या फिर यूक्रेन को मदद कर रहे अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी खेमे के साथ। भारत पर भी अमेरिका का दबाव था कि वो रूस का विरोध करे, लेकिन रूस भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है। मोदी सरकार ने ऐसी स्थिति में ना तो अमेरिकी दबाव के सामने झुकते हुए रूस से दोस्ती पर आंच आने दी और ना ही यूक्रेन पर हमले के मामले में रूस का समर्थन किया। कई आलोचकों ने कहा कि एक तरफ मोदी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विरासत को किनारे करने पर तुले हुए हैं और दूसरी तरफ मुश्किल स्थिति में उसी नीति को अपना लेते हैं। इस बीच भारत 12 और 13 जनवरी को वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन करने जा रहा है। भारत ने इसमें 120 देशों को आमंत्रित किया है। ये समिट वर्चुअल होगा। समिट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दरअसल ग्लोबल साउथ फ्रेज व्यापक रूप से लातिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशियानिया के इलाकों के लिए किया जाता है। थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया को भी ग्लोबल साउथ के रूप में ही देखा जाता है। दूसरे शब्दों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका को छोड़ बाकी इलाकों को ग्लोबल साउथ में रखा जाता है। ग्लोबल साउथ में वही देश शामिल हैं जो गुट निरपेक्ष में शामिल रहे हैं। भारत यूक्रेन संकट के साथ ग्लोबल साउथ को लेकर उसी टोन में बात कर रहा है जो बातें गुट निरपेक्ष नीति में लंबे समय से कही जाती रही हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मध्य एशिया और रूसी अध्ययन संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं कि मोदी का पहला कार्यकाल देखें तो ऐसा ही लगा था कि वो गुट निरपेक्षता से पिंड छुड़ा रहे हैं। इसे तब और बल मिला जब मोदी गुट निरपेक्ष आंदोलन के दो समिट में शामिल नहीं हुए। अमेरिका में हाउडी मोदी और ट्रंप के भारत आने से लगा था कि मोदी यूएस की ओर ज्यादा झुक रहे हैं। डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं कि बाइडेन प्रशासन के इस रुख से मोदी सरकार आश्वस्त हो गई कि अमेरिका को केवल अपने हितों की चिंता है और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो हालात और तेजी से बदले। पिछले साल अक्टूबर महीने में जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में वहां की विदेश मंत्री पेनी वोंग के सामने ही कहा था, रूस के साथ भारत के संबंध गहरे होने के कई कारण हैं। कई दशकों तक पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार नहीं दिया और हमारे पड़ोसी जहां सैन्य तानाशाह था उसे हथियार मिलता रहा। सैन्य तानाशाह वाला पड़ोसी पश्चिम का पसंदीदा पार्टनर रहा। लेकिन बात केवल भारत की नहीं है। भारत की तरह मिडिल पावर वाले कई देशों ने अमेरिका की नहीं सुनी और अपने हितों को प्राथमिकता दी। तुर्की, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया उन मिडिल पावर में शामिल हैं। तुर्की और भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले से असहमति जताई, लेकिन रूस के खिलाफ पश्चिम के प्रतिबंधों से खुद को अलग रखा। इसके बावजूद रूस और अमेरिका ने दोनों देशों से रिश्ते सामान्य रखे। तुर्की और भारत को इस बात की इजाजत मिली कि वो इस टकराव से खुद को दूर रखें। तुर्की, भारत, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे देशों ने वैश्विक स्तर पर अपने प्रभाव का विस्तार किया और ये किसी के दबाव में झुके नहीं। भारत का रूस से तेल आयात यूक्रेन संकट के बाद से नाटकीय रूप से बढ़ गया है। भारत इस बात से तनिक भी नहीं डरा कि रूस से तेल खरीदने के कारण पश्चिम नाराज हो जाएगा या पलटवार करेगा। यही नहीं, इससे पहले भारत को रूस से S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम खरीदने पर अमेरिका ने प्रतिबंध की चेतावनी दी थी। तुर्की नेटो का सदस्य है, इसके बावजूद रूस को लेकर उसका रुख नेटो की आधिकारिक लाइन से बिल्कुल अलग है। पूरा नेटो रूस के खिलाफ प्रतिबंध में शामिल है, लेकिन तुर्की ने शामिल होने से इनकार कर दिया। तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल होने को लेकर कई शर्तें लगा रखी हैं। इसके बावजूद अमेरिका और यूरोप तुर्की के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। जेएनयू में मध्य एशिया और रूसी अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर संजय कुमार पांडे कहते हैं, तुर्की ने बहुत ही समझदारी से अपने हितों की रक्षा की है। वो पश्चिम और रूस के बीच संतुलन बनाने में कामयाब रहा है। तुर्की काला सागर से यूक्रेन के अनाज को विदेश में जाने देने का समझौता कराने में कामयाब रहा था। अमेरिकी कांग्रेस में अर्दोआन को लेकर इतना ज्यादा विरोध था, लेकिन उसकी रणनीतिक लोकेशन को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है और अर्दोआन इसका जमकर फायदा उठाते हैं। सऊदी अरब रूस और चीन से अपना संबंध मजबूत करने में कामयाब रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या मामले में सऊदी अरब को अलग थलग करने की बात कही थी, लेकिन पिछले साल जुलाई में वो खुद ही सऊदी अरब गए। अमेरिका ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान को अमेरिका आने पर जमाल खाशोगी मामले में किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए छूट दे दी है। पिछले साल फ्रांस ने क्राउन प्रिंस के पेरिस पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया था।